नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है इमाइल दुर्किम का समाज में श्रम विभाजन। इमाइल दुर्किम ने अपना ये श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है, ये इन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक में दिया गया है। ये इनका पीएचडी वर्क भी है। इन्होंने इसी पर अपना डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और इन्होंने ये अपने रिसर्च में पाया कि समाज में जो श्रम विभाजन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम निकल के आता है। तो इस किताब में इन्होंने अपने पूरे श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। ये बुक इनकी 3 खंडों में विभाजित है। तीनों खंडों में इन्होंने अलग अलग श्रम विभाजन के बारे में जानकारी दी है। इसके 16 अध्याय हैं। इन तीनों खंडों में इन्होंने अलग अलग, प्रथम खंड में इन्होंने जो श्रम विभाजन है उसका अर्थ बताया है, उसके प्रकार के बारे में विवरण किया है। दूसरे खंड में इन्होंने कारण और उसके परिणाम के बारे में बताया और तीसरे खंड में इन्होंने इसके असामान्य स्वरूप के बारे में भी बताया है। तो इमाइल दुर्किम का ये मानना है कि समाज में श्रम विभाजन क्यों होता है और उसका क्या परिणाम निकल के आता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि श्रम विभाजन होता क्या है। किसको कहते हैं श्रम विभाजन? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, श्रम का विभाजन, यानी जो समाज में श्रम किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, समाज के विकास के लिए निरंतर कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। बिना कार्य किए हम आगे न तो अपनी प्रगति कर पाते हैं और न ही समाज की प्रगति होती है। तो इसके लिए समाज का सारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए श्रम किया जाना आवश्यक होता है और हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का श्रम करता है। तो दुर्कहेम का ये मानना है कि समाज में एक ही व्यक्ति सभी प्रकार का श्रम नहीं कर पाता है और नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होता है कि जितने भी श्रम, जैसे किसी एक कार्य को करना है और उसके लिए जो भी श्रम की आवश्यकता होती है उसको अलग अलग लोगों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं श्रम का विभाजन करना। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में आपका जो कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को हायर एजुकेशन देना, उच्च शिक्षा देना, लेकिन केवल एक या दो व्यक्ति सारे काम को नहीं कर सकता। जितने भी तमाम कार्य होते हैं एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक, तो इसमें क्या होता है कि सभी का कार्य अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रोफेसर्स आपको अलग अलग टॉप सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स होते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। क्लरिकल स्टाफ अपना काम करता है, फोर्थ क्लास अपना करता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितना भी स्टाफ होता है सब कोई ना कोई उस एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने भी श्रम की आवश्यकता होती है उसको सब लोगों में उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी के आधार पर बांट दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं श्रम का विभाजन करना। तो दुर्कहेम ने अपने रिसर्च में, अपनी पीएचडी रिसर्च में यही देखा है, इस अपनी थ्योरी में इन्होंने देखा है कि समाज में श्रम विभाजन क्यों होता है और उसका क्या कार्य और क्या परिणाम निकल के आता है। तो इमाइल दुर्कहेम का ये मानना है कि श्रम विभाजन का जो मुख्य प्रकार है वो सभ्यता का विकास करना नहीं है, बल्कि समाज में एकता स्थापित करना है। जब तक समाज में एकता स्थापित नहीं रहेगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका मुख्य प्रकार हम यहाँ ये शब्द यूज कर रहे हैं कि समाजशास्त्रीय अवधारणा में या सोशियोलॉजिकल टर्म में प्रकार्य फंक्शन का एक अपना अलग मीनिंग होता है। जैसे हम देखें कि कार्य और प्रकार्य दोनों में क्या अंतर है। कार्य भी वही है, प्रकार भी वही है, लेकिन दोनों में अंतर ये कि कार्य जैसा कि आप क्रिया करना, कोई भी काम करते हैं, क्रिया करते हैं। आपने पढ़ा भी है अपने स्कूल में और कॉलेज में भी पढ़ रहे हो कि क्रिया क्या होता है, कोई किसी भी कार्य को करना। लेकिन जब समाजशास्त्र में हम उसी क्रिया को प्रकार्य के रूप में देखते हैं तो प्रकार्य का मतलब होता है कि उसका कोई न कोई पॉजिटिव, कोई न कोई ऐसा मीनिंग कि जो हमारे समाज के विकास में, समाज के विकास में योगदान दे रहा है। तो उस कार्य को हम प्रकार्य के नाम से जानते हैं। तो इमाइल दुर्कहेम का भी ये मानना है कि समाज में सभी लोग कोई न कोई जो काम कर रहे हैं उसको उन्होंने प्रकार्य कहा है, जो कि समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं उसको उन्होंने प्रकार्य कहा। तो दुर्कहेम का ये मानना है कि श्रम विभाजन समाज में एकता स्थापित करता है। ये एकता किस तरह से स्थापित करता है, इन्होंने इसके लिए
कानून का आधार बताया कि जिस तरह के कानून समाज में होंगे वैसे प्रकार की एकता भी समाज में दिखाई देती है। तो कानून इन्होंने 2 प्रकार के बताए थे कि एक है दमनकारी कानून और दूसरा प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून में जैसा कि दंड की प्रक्रिया होती है और उनको इस तरह से उनको दंड दिया जाता है कि व्यक्ति उस कार्य को करता रहता है कि किसी डर से, भय से, तो उसको दमनकारी कानून का। और प्रतिकारण कानून जो कि व्यक्तियों के संबंधों में, व्यक्तियों के बीच में, उनके कार्यों में संतुलन पैदा करना। अगर कोई असंतुलन आता है तो वो उनमें संतुलन पैदा करना, जैसे कि वैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून। तो इन्होंने कहा इसी आधार पर हम देखें कि इन्होंने कानून के आधार पर समाज में 2 प्रकार की एकता बताई हमें। एक बताइए यांत्रिक एकता और एक सावयवी एकता। यांत्रिक एकता किसको कहा जाता है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, यंत्र, मशीनरी, मशीन, जैसे मशीन के सारे पार्ट ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं, वैसे ही समाज में भी जो व्यक्ति ऑटोमेटिक काम क्रिया करते हैं एक जैसा। जैसे यांत्रिक एकता को इन्होंने प्राचीन समाज में देखा है। उनका ये मानना है कि जो प्राचीन समय में, प्राचीन समाज में जो एकता पाई जाती थी वो यांत्रिक एकता थी, यानी सभी लोग एक जैसा व्यवहार करते थे, एक जैसा सोचते थे, एक जैसा ही कार्य करते थे, सभी लोग मिलजुल कर एक जैसा कार्य करते रहते थे, तो उसको यांत्रिक एकता, यानी बिना किसी विरोध के, बिना किसी सोच विचार के, वो जैसा समाज में सारे लोग काम कर रहे हैं वैसे ही वो करते रहते थे। तो जैसे एक मशीन चलती है, उसके सारे पार्ट बिना किसी सोचे समझे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, तो उसी प्रकार से समाज में वो एकता, सारे कार्य व्यवहार एक जैसे चलते रहते हैं, तो उनमें एक प्रकार की एकता में दिखाई देती है। उसको इमाइल दुर्कीम ने यांत्रिक एकता कहा है। और दूसरी एकता बताइए सावयवी एकता। सावयवी एकता का मतलब होता है सावयव, यानी जीव, शरीर हमारा। जैसे हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग, जैसे आँख अलग है, नाक, कान, हाथ, पैर, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन उन सब का कार्य अलग अलग है। आंखों का काम देखने का, मुंह का काम बोलने का, नाक का काम सूंघने का, हाथ का काम कुछ और काम करने का, पैरों का काम चलने का, तो सभी अपना अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि ये सावयवी एकता, एक का कार्य दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। कि जैसे हम मान लें कि अगर हम आंख बंद करके चलेंगे तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे, टकरा जाएंगे कहीं, यानी आंखों ने अपना काम करना बंद किया या ठीक से नहीं किया तो पैर अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगा। यानी एक का कार्य दूसरे के ऊपर निर्भर है, यानी एक पार्ट अगर काम नहीं कर पा रहा है ढंग से तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्ट पे पड़ता है। तो इसको उन्होंने कहा सावयवी एकता, यानी सारे पार्ट अपने अपने कार्य करते रहेंगे तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहेगा। तो यही एकता इमाइल दुर्कीम ने समाज में बताई है कि समाज में भी दोनों तरह की एकता दिखाई देती है। प्राचीन समय में हमें यांत्रिक एकता दिखाई देती थी और अभी वर्तमान समय में हमें यांत्रिक एकता सावयवी एकता दिखाई देती है। कि जब हमारा श्रम का विभाजन हो जाता है, यानी पहले सभी व्यक्ति श्रम को कॉमन रूप से करते थे, सभी प्रकार का काम कर लेते थे और ऑटोमेटिक उनका जो कार्य चलता रहता था। लेकिन अब जैसे जैसे समाज में जनसंख्या बढ़ती है, कार्यों की उनकी आवश्यकताएं बढ़ती है, तो हमारे अलग अलग समूहों का निर्माण होता है और उन सभी समूहों में जब बहुत सारे तमाम कार्य करने होते हैं तो उनको अलग अलग लोगों में, अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। और ये हर समूह, हर लोग एक के कार्य को दूसरे कार्य पर डिपेंड होते हैं, यानी सभी लोग सभी प्रकार का काम नहीं कर पाते। एक समूह, एक व्यक्ति एक ही प्रकार का काम कर रहा है तो उसको दूसरे काम, दूसरी आवश्यकता के लिए उसको दूसरे समूह या दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होना पड़ता है। तो इस तरह से ये सावयवी एकता दिखाई देती है। तो दुर्कीम का ये मानना है कि समाज में 2 प्रकार की एकता होती है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है, तो अलग अलग समूह का निर्माण होता जाता है और फिर श्रम का विभाजन करना आवश्यक हो जाता है। और जैसे जैसे श्रम का विभाजन होता जाता है, समाज में यांत्रिक एकता की बजाय सावयवी एकता में बदलती चली जाती है। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्कीम ने समाज में श्रम विभाजन में उन्होंने ये बताया कि समाज में श्रम विभाजन का जो प्रक्रिया है वो नवीन समूह का निर्माण करना और उनमें एकता स्थापित करना, ताकि समाज का विकास आसानी से आगे की ओर चलता रहे।